आखिर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों आए एक साथ, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए दूसरा रूस बन रहा फ्रांस। राफेल के बाद अब जेट इंजन बनाने की तैयारी। अमेरिका अब नहीं दिखा पाएगा आकर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, 167 अरब डॉलर लागत, चीन का ब्रह्मपुत्र पर बन रहा बांध क्यों है ये खास। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनवाने का काम शुरू कर दिया है। चीन की ओर से शनिवार को इसका आधिकारिक ऐलान किया गया है। चीन यह बांध भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। चीन के इस प्रोजेक्ट की लागत 167.8 अरब अमेरिकी डॉलर है तथा अरबों डॉलर की इस परियोजना के निचले देशों, खास तौर से भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ी है। इस बांध के बारे में 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। चीन का ब्रह्मपुत्र पर बनने वाला यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होगा। इस परियोजना में 5 जल विद्युत स्टेशन शामिल होंगे। इसकी कुल लागत 1.2 ट्रिलियन युआन खर्च होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस बांध से हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन होगा। यहाँ बनने वाली बिजली मुख्य रूप से तिब्बत के बाहर सप्लाई की जाएगी। हालांकि इसका कोई हिस्सा स्थानीय खपत की जरूरतों के लिए भी दिया जा सकता है। चीन का दावा है कि इससे तिब्बत में रोजगार के हजारों मौके मिलेंगे। चीन का यह बांध वहां बन रहा है जहां ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बनने के लिए तीव्र यू टर्न लेती है। ऐसे में यह बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने का जोखिम पैदा करता है। भारत और बांग्लादेश की नदी के जल प्रवाह, पारिस्थितिक स्थिरता और क्षेत्रीय भू राजनीतिक पर प्रभाव के लिए भी चिंता है। चीन अपने नए ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस परियोजना के महत्व पर जोर दे रहा है। चीन ने भारत और बांग्लादेश की चिंता को खारिज किया है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि यह बांध कृषि उत्पादक और पूर्वी हिमालय जैसे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट को प्रभावित कर सकता है। ब्रह्मपुत्र कई देशों में बहने वाली नदी है। सका बेसिन चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान में 5,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में इसका क्षेत्रफल 1,94,413 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत में यारलुंग तशांगपो नदी के रूप में 1,200 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र समझौता ज्ञापन का हर 5 साल में नवीनीकरण होता है। यह 2 साल पहले 2023 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया राजनयिक माध्यमों से चली। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध से भारत का डर यह है कि बीजिंग पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जरूरत पड़ने पर चीन इस बांध में जमा पानी को पूर्व सूचना के बिना छोड़ सकता है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाके में बाढ़ आ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के रक्षा संबंधों दशकों पुराने हैं। भारतीय सैन्य हथियारों और उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता रहा, लेकिन अब भारत इसमें बदलाव ला रहा है। मेक इन इंडिया पहल के साथ ही भारत ने रक्षा समझौते में विविधता लाई है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक रक्षा साझेदार बनकर उभरा है और यह धीरे धीरे रूस की जगह ले रहा है। इस साल की शुरुआत में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया था, जो 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर में हुआ था। अब लगभग 3 महीने बाद भारत इसी तरह का एक और बड़ा सौदा कर सकता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत लड़ाकू जेट इंजनों के सह विकास के लिए फ्रांस से सेफ्रॉन ग्रुप के साथ एक डील कर सकता है। ये इंजन भारत की 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ विमानों के लिए होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है। भारत वर्तमान में जेट इंजनों के लिए पूरी तरह से दूसरे देश पर निर्भर है। आपको बता दें कि भारत में विकसित तेजस लड़ाकू विमानों में देरी के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों पर निर्भरता प्रमुख वजह है। भारत को समझ आ चुका है कि इस निर्भरता का उनके रक्षा कार्यक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। फ्रांस के साथ संयुक्त इंजन सह विकास कार्यक्रम पर समझौता होता है तो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का एडवांस
मीडिया कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट अपनी समय सीमा को पूरा करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे। इसके साथ ही यह परियोजना भारत के बहुमूल्य संसाधनों की भी महत्वपूर्ण मात्रा बचा सकती है। जेट इंजन और उसका रखरखाव लड़ाकू विमानों की लागत का बड़ा हिस्सा होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत को अगले दशक में 250 से ज्यादा अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजनों की जरूरत होगी। इस डील की लागत 61,000 करोड़ रुपए हो सकती है। इस तरह यह भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदे में से एक होगा। इसके पहले अप्रैल में भारत ने 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय हितधारकों और एक तकनीकी समिति के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया गया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अर्ध संबंधों की बहुलता से परिपूर्ण दक्षिण एशिया आज भू राजनीतिक तनाव के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। चीन और पाकिस्तान द्वारा क्षेत्रीय सहयोग की एक नई संरचना जो भारत को बाहर रखने की परिकल्पना पर आधारित है, दक्षिण एशिया के दीर्घकालिक स्थिरता और सामूहिक भविष्य के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। यह पहल भारत की वैध कूटनीतिक भूमिका को सीमित करने का प्रयास के साथ ही इस क्षेत्र के छोटे देशों को भी एक असहज असमंजस में डालने के जोखिम से भरी है। चीन, पाकिस्तान इसमें बांग्लादेश को भी शामिल कर रहे हैं, जो मोहम्मद यूनुस के राज में भारत विरोधियों का अड्डा बन गया है। चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित नई क्षेत्रीय व्यवस्था का आधार यह है कि दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को सीमित कर एक वैकल्पिक नेतृत्व को प्रस्तुत किया जाए, परंतु यह विचार स्वयं अपने भीतर विरोधाभास समेटे हुए है। दक्षिण एशिया की समग्र संरचना इस प्रकार की है कि भारत को नजरअंदाज करना अवास्तविक है तथा वह क्षेत्रीय सहयोग की किसी भी संभावित प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से निष्क्रिय बना देता है। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन लगभग निष्क्रिय हो चुका है। साल 2016 में उड़ी आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा इस्लामाबाद में आयोजित प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से अलग होने के साथ ही सार्क की गतिविधियां सीमित हो गई। जुलाई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में निर्देश पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की नीति को पुष्ट करता है। साथ ही भारत पाक संबंधों की जटिलता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निरंतरता और भारत की सुरक्षा चिंताओं की गहराई को सामने लाता है। आपको बता दें कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश जो भौगोलिक रूप से भारत से घिरे हैं, अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। चीन द्वारा इन्हें एक अलग क्षेत्रीय मंच में शामिल करने की कोशिश इस संवेदनशील संतुलन को बिगाड़ सकती है, विशेषकर तब जब इस देश को अधिकांश आयात निर्यात निर्भरता भारत पर ही है। कनेक्टिविटी से लेकर ऊर्जा साझेदारी तक की संरचनाएं भारत सहयोग पर आधारित है। यह कहना गलत न होगा कि ये देश चीन, पाकिस्तान की रणनीति का उपयोग भारत से बेहतर सौदेबाजी के लिए कर सकते हैं, किंतु वे दीर्घकालीन रूप से भारत विरोधी ध्रुव में अपनी स्थिति नहीं चाहते हैं। उनकी सामरिक चेतना उन्हें इस बात के लिए सचेत करती है कि भारत के साथ टकराव किसी भी प्रकार से उनके हित में नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण एशिया की वर्तमान स्थिति इस बात की गवाही देती है कि भारत की अनुपस्थिति में कोई भी कूटनीतिक या संस्थागत ढांचा दीर्घकालीन नहीं हो सकता है। भारत की केंद्रीयता केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक सभी स्तरों पर स्थापित है। बिना भारत के चीन और पाकिस्तान द्वारा एक नए समूह के निर्माण की पहल न केवल खतरनाक कूटनीतिक प्रयोग है, बल्कि यह क्षेत्र की सामूहिक भविष्य को भी संकट में डालता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दक्षिण एशियाई देश भारत की भूमिका को केवल एक बड़ी शक्ति के रूप में न देखकर उसे एक स्थिरता प्रदाता और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्वीकार करें। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।